नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात कर रहे थे हमारे एवोल्यूशन के बारे में कि कैसे हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट हुई है। और इस ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई जो हमारी अर्थ है वो खुद कैसे बनी, उसके ऊपर लाइफ कहाँ से आई और लाइफ ने क्या क्या फॉर्म्स लिए। अब यही सब बातें करते करते हमने काफ़ी सारे अलग अलग फिनोमिना भी पढ़े, जहाँ पर हमने बात करी हमारे अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में, साथ ही हमने बात करी थी अडैप्टिव कन्वर्जेंस के बारे में, और हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल एवोल्यूशन भी पढ़ा था। अडैप्टिव रेडिएशन क्या था कि मतलब एक पॉइंट सोर्स से या कॉमन एंसेस्टर से आप क्या कर रहे हो, डाइवर्ज कर रहे हो, मतलब आपके पास में क्या है, फंक्शनली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। बात समझ में आ रही है? क्या है, फंक्शनली हमारे पास में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर हम अडैप्टिव कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर तो क्या है, अलग है, लेकिन फंक्शन एक है। लेकिन क्या है, फंक्शन एक है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो दूसरे अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग जगह से एक ही जगह पर आके रहे, उनका कॉमन हैबिटेट था, इसलिए उनको एक कॉमन हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये किस में हमने स्टडी किया था? ये हमने विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड में स्टडी किया था। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जायज़ सी बात है कि कोई ना कोई साइंटिस्ट देकर गए हैं। तो हमारे पास में हम बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़ते हुए आते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं लेमार्क, हम पढ़ते हैं डार्विन, हम पढ़ते हैं हमारा जो मैल्थस है उनके बारे में पढ़ते हैं, अल्फ्रेड वॉलेस के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में हम क्या सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन क्या है आखिर एवोल्यूशन में? हमने कभी इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं। आज हमें पता है कि व्हाट इज़ एवोल्यूशन। तो ये जो एवोल्यूशन की पूरी एक स्टोरी बनी है, तो ये कहीं से तो ओरिजिनेट हुई होगी, कहीं से तो चालू हुई होगी। लेमार्क ने भी अपना कुछ क्या दी होगी, थ्योरी दी होगी, डार्विन ने कुछ थ्योरी दी होगी, मैल्थस ने कुछ थ्योरी दी होगी। तो ये क्या क्या थ्योरीज थी, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। आइए, तो यहाँ पर हमारे पास में 4 थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है। क्या है? 4 थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेमार्क की थ्योरी के बारे में। किसकी थ्योरी के बारे में? लेमार्क की थ्योरी के बारे में। अब जो लेमार्क की थ्योरी है उसको हम क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म बोलते हैं। ऐसे ही हम उसके बाद में बात करेंगे डार्विन की थ्योरी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डार्विन्स पोस्टुलेट या फिर डार्विनिज्म। फिर हम बात करेंगे कि भाई क्रिटिसिज्म लेमार्किज्म का भी हुआ, उसको फुलफिल करने आए डार्विन। फिर डार्विन का भी क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ। फिर कौन आए हमारे पास में? ह्यूगो डी व्रीज आए, जिन्होंने अपनी क्या दी, म्यूटेशन थ्योरी दी। क्योंकि जो डार्विन थे ना, उन्होंने समहाउ जो फैक्टर्स बताए थे या जीन्स बताए थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर में, वो जीन्स और फैक्टर्स को उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, इग्नोर किया, या उस काम को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, राइट। और उन्होंने अपनी ही कहानी सुना दी। लेकिन इस कहानी को उन्होंने क्योंकि ध्यान नहीं दिया, तो इस कहानी पर ध्यान किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया कि जीन्स नाम के या क्रोमोसोम्स नाम के भी हमारे पास क्या होते हैं, मेंडल के जो जीन्स होते थे और फैक्टर्स होते थे, जो मेंडल ने काम किया था, डार्विन ने उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। अब इग्नोर कर दिया तो वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये म्यूटेशन क्या हो रहा है या ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, कैसे सडन चेंज हो जाता है पॉपुलेशन में। तो ये चीज़ कौन एक्सप्लेन करके गए? हमारे ह्यूगो डी व्रीज करके गए। और इन्होंने अपनी क्या थ्योरी दी? इन्होंने अपनी दी म्यूटेशन थ्योरी। क्या थ्योरी दी? म्यूटेशन थ्योरी दी। उसके बाद में हमारे पास में आई एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्या आई? मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आई, जिससे हमें पता चला, जो एग्जैक्टली सही बैठ रही थी आज के ट्रेंड के, एवोल्यूशनरी ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं लेमार्क की। तो चलिए आइए लेमार्क के बारे में बात करते हैं। तो लेमार्क ने क्या बोला? लेमार्क जो थे वो हमारे फर्स्ट, ये एक कौन थे? फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, एंड ही वाज द फर्स्ट टू गिव एनी एवोल्यूशन थ्योरी। क्या? कोई भी एवोल्यूशन की थ्योरी देने के लिए, एवोल्यूशनल थ्योरी देने के लिए ये एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे। कौन थे? फर्स्ट साइंटिस्ट थे।
अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन किया या जो भी इन्होंने अराउंड नेचर में देखा, तो इन्होंने एक बात कही कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो ग्रो करते हैं। ये हमें भी पता है कि अगर आपको लिविंग कहलाना है, अगर आप लिविंग हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। तो लेमार्क ने बोला कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक क्या है, एक इंटरनल वाइटल फोर्स है। क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास में जो ऑर्गन्स हैं, अगर हम उनका यूज़ करेंगे तो वो डेवलप होंगे, तो वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। एंड अगर हम उनका यूज़ नहीं करेंगे, डिसयूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएंगे वो, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, तो वो क्या हो जाएंगे, तो वो वेस्टिजियल बन जाएंगे, उनका कोई भी काम नहीं रहेगा। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या एक्सप्लेन करी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उन्होंने क्या बोला कि जो भी कैरेक्टर्स अगर एक जनरेशन में एक्वायर किए जा रहे हैं, क्या करे जा रहे हैं, एक्वायर किए जा रहे हैं, उसका ट्रांसमिशन दूसरी जनरेशन में भी होगा। मतलब अगर मेरे पास में कोई चेंज आया है, मेरे अंदर कोई चेंज हुआ है, तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें वो चेंज इनहेरिट किया जाएगा, पास ऑन होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या बोला, ये सारी बातें बोली किसने, लेमार्क ने बोली। और इन सारे पोस्टुलेट्स को हम क्या बोलते हैं, लेमार्किज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमार्किज्म बोलते हैं। सो लेमार्क वाज द फर्स्ट वन टू गिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड ही वाज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट। बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमारे पास में उन्होंने क्या दिया, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स दिया। ठीक है, कि अगर आप कोई ऑर्गन को यूज़ करते हो या तो वो वेल डेवलप होगा, और अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा आपकी बॉडी में से, या फिर वो यूज़लेस हो जाएगा। ठीक है, इनहेरिटेंस करते हैं हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, कि अगर मेरे में कोई चेंज आया तो वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, हम पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट डालता ही है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम इफ़ेक्ट कैसे डाल रहा है, तो इन्वायरमेंट में क्या आते हैं, बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, राइट। बहुत सारे टेम्परेचर्स आते हैं, बहुत सारी हमारे एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हमारे बॉडी पे क्या डालते हैं, कुछ इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, मान लो अब क्या हुआ, सडनली टेम्परेचर डिक्लाइन हो गया, सडनली टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लो हो गया। अब यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट करने के लिए उनको अपनी बॉडी को वार्म रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको क्या करना है, सर्वाइव करना है। तो एक ऑर्गेनिज्म खुद को वार्म रखने के लिए क्या करेगा, या तो अपनी बॉडी पे क्या लगा लेगा, या ले आएगा हेयर ग्रो कर लेगा, या फिर अपनी स्किन को क्या कर लेगा, उसको थिक स्किन बना लेगा। क्या बना लेगा, थिक स्किन बना लेगा, तभी तो वो ठंड से बच सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनिज्म को क्या कर रही हैं, इफ़ेक्ट कर रही हैं, राइट। एंड हमारे पास लेमार्क ने बोला कि उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हर ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर रहा है ऑर्गेनिज्म, तो उसके पास में क्या है, एक इंटरनल फोर्स है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस थे जो लेमार्क ने क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे। जब लेमार्क ने उनको ऑब्जर्व किया तो लेमार्क ने बोला कि देखो मैंने इनको ऑब्जर्व करके ये सारी चीज़ें दी हैं। तो लेमार्क ने सबसे पहली चीज़ बताओ क्या ऑब्जर्व की होगी। सबसे पहला जो हम ये बोलते हैं कि जो कैरेक्टर हमारे अंदर आया है वो आगे भी जाएगा, तो इसका क्या एग्जाम्पल लिया, इसका उन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल बोला कि हमारे पास में जो जिराफ है उसकी आज नेक कैसी है, उसकी आज जो जिराफ मिलते हैं वो हमारे को मिलते हैं लॉन्ग नेक जिराफ। कैसे मिलते हैं, लॉन्ग नेक वाले जिराफ मिलते हैं, लॉन्ग नेक वाले जिराफ मिलते हैं। पर जो एंसेस्टर्स होते थे वो कैसे होते थे, शॉर्ट नेक वाले होते थे। कैसे होते थे, शॉर्ट नेक वाले होते थे। आ रही है बात समझ में। अब ये शॉर्ट नेक वाले जो थे इनको पहले क्या मिलता था, इनको यहीं ग्राउंड लेवल पे वेजिटेशन मिल जाता था, ग्राउंड लेवल पे ही खाने के लिए क्या मिल जाती थी, पत्तियां मिल जाती थी। तो इनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था, ये यहीं से नीचे से ही खा लेते थे। लेकिन फिर पेड़ों के जो लीव्स के लेंथ होती थी वो भी क्या होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं होते थे, हाइट ज़्यादा नहीं होती थी।
बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या हुआ, ये जो हाइट थी वो बढ़ती चली गई, किसकी, जो लीव्स की जो रीच थी वो बढ़ती चली गई, लीव्स और ऊपर होती चली गई। तो धीरे धीरे तो जिराफ ने क्या किया, जिराफ अगर ये है हमारा, जिराफ ने अपनी नेक को स्ट्रेच करना चालू किया। क्या करना चालू किया, जिराफ ने अपनी नेक को स्ट्रेच करना चालू किया। एंड इवेंचुअली जो हमारे को आज जो जिराफ मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, लॉन्ग नेक वाले मिलते हैं। क्योंकि जिराफ ने क्या किया था, जिराफ अपने धीरे धीरे क्या कर रहा था, नेक को बढ़ाए जा रहा था। देखो पहले शॉर्ट नेक वाले एंसेस्टर्स थे, क्या थे, शॉर्ट नेक वाले एंसेस्टर्स थे। फिर उन्होंने थोड़ा सा लीव्स तक पहुंचने के लिए अपनी नेक को स्ट्रेच किया, ठीक है। फिर आने वाले टाइम्स में नेक को और स्ट्रेच किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो लेंथ थी जिराफ की नेक की वो क्या हो गई, बड़ी हो गई, लंबी हो गई। क्या था, लॉन्ग नेक हो गई हमारे पास में, किसकी, लॉन्ग नेक हो गई जिराफ की। आ रही बात समझ में। तो ये किस वजह से हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू एग्जिस्ट। अगर मान लो यहाँ पर ये जिराफ स्ट्रगल ही नहीं करता तो मर जाता, खाना नहीं मिलता उसको। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, कि जिसने स्ट्रगल किया वही यहाँ पर सरवाइव कर रहा है। और क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लीव्स की हाइट बढ़ती जा रही है, ग्राउंड वेजिटेशन ख़त्म हो गया है, तो जो ऑर्गेनिज्म है, जिराफ जो है, उसने क्या किया, उसने स्ट्रगल किया फॉर एग्जिस्टेंस। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जाम्पल क्या है हमारे दिमाग का, कि जो लॉन्ग नेक है जिराफ में, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेचिंग द नेक वाइल फॉरेजिंग लीव्स ऑन टॉल ट्रीज। क्योंकि ट्रीज क्या थे, टॉल थे, तो उनकी लीव्स भी ऊपर ऊपर थी, गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ता था तभी वो लीव्स तक पहुंच पाते थे। दूसरा यहाँ पर लेमार्क ने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं उनके पैर कैसे होते हैं, ऐसे वेब्ड होते हैं। पैर कैसे होते हैं, ऐसे वेब्ड होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास में क्या है, जिराफ की जो हमारे पास में यहाँ पर जो डक है या कोई भी एक्वेटिक बर्ड है, उसके पास में क्या होंगे, ऐसे फीट होंगे। और वो फीट क्या होंगे, वो फीट वेब्ड होंगे, मतलब ऐसे होंगे। कैसे होंगे, वेब्ड होंगे, वेब्ड फीट। तो वेब्ड फीट किसके लिए मदद करते हैं, टू फ्लैप इन वाटर, टू स्विम इन वाटर। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारी एक्वेटिक बर्ड्स थी उनमें स्विमिंग के लिए क्या आ गए, फ्लैपिंग फीट आ गए, वेब्ड फीट आ गए। सो दिस वाज इवेंचुअली अक्वायर्ड बाय ऑलमोस्टली ऑल द एक्वेटिक बर्ड्स। सारी जो एक्वेटिक बर्ड्स थी उनके पास में क्या मिले हमारे को, वेब्ड फीट मिले। सो दिस वाज ऑल्सो फेवरिंग लेमार्क का पोस्टुलेट्स। लेमार्क की थ्योरी ये भी क्या करके जा रही है, फेवर करके जा रही है, येस और नो करके जा रही है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कुछ बर्ड्स थी, क्या थी, कुछ बर्ड्स थी जो कि कैसे हो गई, फ्लाइटलेस हो गई। कैसे हो गई, फ्लाइटलेस हो गई। अब हुआ क्या, जो ऑस्ट्रिच के एंसेस्टर्स थे, कौन थे, जो ऑस्ट्रिच के एंसेस्टर्स थे वो कैसे थे। अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑस्ट्रिच की, तो आज ऑस्ट्रिच कैसी है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है। कैसी बर्ड है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। अगर हम ऑस्ट्रिच के एंसेस्टर्स देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑस्ट्रिच के एंसेस्टर्स। किसको देख रहे हैं, ऑस्ट्रिच के एंसेस्टर्स को देख रहे हैं, जो कि कैसी बर्ड्स थी, फ्लाइंग बर्ड्स थी। अरे ये क्या बोल रहे हो मैम आप, ऑस्ट्रिच के एंसेस्टर्स फ्लाइंग कैसे हो सकते हैं। तो लेमार्क ने भी यही चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो ऑस्ट्रिच के एंसेस्टर्स थे वो उड़ते थे, लेकिन इन एंसेस्टर्स को क्या मिला, इन एंसेस्टर्स को कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, वो फ्लाई नहीं करी, प्लस उनको क्या मिल गया, ग्राउंड वेजिटेशन मिल गया, लैंड पे उनको सारा उनका खाना वाना सब कुछ मिल गया। तो भाई इन एंसेस्टर्स ने सोचा फिर हमारे विंग्स को यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, विंग्स को हम क्यों यूज़ करें फ्लाई करने के लिए, जब हमारे को सारी सुख सुविधा नीचे ही ज़मीन पर ही मिल रही, तो हम उड़ के क्यों जाएं। तो उन्होंने धीरे धीरे उड़ना छोड़ दिया, और धीरे धीरे उड़ना छोड़ दिया तो उनके जो विंग्स हो गए वो क्या हो गए, जो उनके विंग्स हो गए वो वेस्टिजियल हो गए, यूजलेस हो गए। विंग्स बिकेम वेस्टिजियल, मतलब कि यूजलेस विंग्स हो गए। अब यूजलेस हो गए तो फिर ऑस्ट्रिच बनी, धीरे धीरे ऑस्ट्रिच बनी। तो ये ऑस्ट्रिच एक क्या हो गई, फ्लाइटलेस बर्ड हो गई, और ये एक न्यू स्पीशीज डेवलप हो गई, न्यू स्पीशीज डेवलप हो गई।
इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास में क्या हुआ, सबसे पहले तो जिराफ का एग्जाम्पल था जिसने लेमार्क को फेवर किया, राइट। वेब्ड टोज ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स जिसने अगेन लेमार्क को फेवर किया, एंड हमारा जो एवोल्यूशन था ऑस्ट्रिच का, उसने भी लेमार्क को क्या किया, फेवर किया। लेकिन हर चीज़ लेमार्क के फेवर में नहीं थी, यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें थी जो लेमार्क के पोस्टुलेट्स के अगेंस्ट थी। क्या थी? लेमार्क के पोस्टुलेट्स के अगेंस्ट थी। तो मतलब क्या होगा? क्रिटिसिज्म होगा। अब लेमार्क ने बोला कि जो भी हमारे पास में क्या होगा, अक्वायर्ड कैरेक्टर होगा, इनहेरिट किया जाएगा। जो भी क्या होगा, अक्वायर्ड कैरेक्टर होगा, वो इनहेरिट किया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि जो इंडियन विमेन है, इनके नोज़ में क्या किया जाता है, पियर्सिंग करी जाती है, राइट। ईयर में पियर्सिंग करी जाती है, आ रही बात समझ में, बेली में पियर्सिंग करी जाती है। तो क्या ये अक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में मिलेगा? नहीं मिलता है। आप खुद बताओ, आज अगर आपकी मदर ने नोज़ पियर्सिंग कराई है तो क्या आपकी नोज़ में छेद हुआ हुआ मिला आपको? नहीं मिला। तो यहाँ पर लेमार्क क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बोलें कि भाई जो रेस्लर्स होते हैं वो अपनी मसल्स पे बहुत काम करते हैं, क्या करते हैं, मसल्स पे बहुत काम करते हैं, तो उनके जो बच्चे होने चाहिए उनकी भी मसल्स वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। तो क्या ऐसा हुआ? या क्या ऐसा होता है कि जो एक रेसलर के या एक फाइटर के जो रेसलिंग करते हैं, लड़ते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो क्या उनके बच्चों की भी बॉडी वैसी ही डेवलप होती है? ऑफ कोर्स नहीं होती। उनके बच्चे नॉर्मल मसल्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो रेसलर्स पावरफुल मसल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। उन्होंने कितना ही यूज़ किया पर लेकिन वो मसल्स को डेवलप भी किया, लेकिन क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में मिली? नहीं मिली। कितना फ़नी होगा ना कि मतलब तुम्हारे को एक बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा एकदम पहले से ही क्या बन के आया है, रेसलर बन के आया है। इट इज़ सो फनी, येस और नो। तो यहाँ पर भी लेमार्क को क्या फेस करना पड़ा, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। ऐसे ही चाइनीज़ विमेन जो होती थी, चाइनीज़ विमेन में क्या होता था, चाइनीज़ विमेन में ऐसी एक मान्यता थी या ऐसा माना जाता था कि भाई जो जिन फीमेल्स के जो फीट होते हैं अगर वो छोटे हों तो उन फीमेल्स को लकी माना जाता है। अब कौन कौन यहाँ लकी होना चाहता है? सभी लकी होना चाहते हैं ना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे चाइनीज़ फीमेल्स ने अपने पैर छोटे रखने के लिए टाइट टाइट शूज़ पहनना स्टार्ट किए। क्या स्टार्ट किए? टाइट टाइट शूज़ पहनना स्टार्ट किए। और जब टाइट टाइट शूज़ पहने तो उन फीमेल्स के शायद फीट नहीं बढ़े, तो उन्होंने सोचा कि ये चीज़ हमारे बच्चों में अपने आप ही आ जाएगी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप आ जाएगी। पर जो चिल्ड्रन होते थे उनके पास में हमेशा नॉर्मल फीट होते थे, छोटे फीट नहीं होते थे। अगेन लेमार्क यहाँ फेल हो गए। फिर अगर आपको पता हो, देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ सर्कमसिजन इन जूज एंड मुस्लिम्स। अगर एक मेल में सर्कमसिजन होता है तो वो उसके बेबी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी लेमार्क फेल हो गए। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म जो कि लेमार्क के पोस्टुलेट्स को देखना पड़ा। इसलिए लेमार्क का क्या किया गया, लेमार्क के पोस्टुलेट्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया एंड उसको रिलीज किया गया विद द न्यू नेम नियो लेमार्किज्म। अब नियो लेमार्किज्म में ये बोला गया कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म को और उसकी हेरिडिटी को भी चेंज करेगा। ये बात तो लेमार्क ने भी बोली थी, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर आना बनता है ना। नियो लेमार्किज्म है, पूरी की पूरी चेंज थोड़ी हो गई है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कि इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनिज्म को और उसकी हेरिडिटी को भी चेंज करता है। और जो लेमार्क बात करके गए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, तो कुछ ऐसे वेरिएशंस जो एक्वायर्ड करते हैं इंडिविजुअल्स, दे आर पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग्स, ये भी बात करी। पर यहाँ पे दो बातें नियो लेमार्किज्म में बिल्कुल ही उल्टी थी। जो लेमार्क कह के गए कि लेमार्क ने बोला कि एक इंटरनल वाइटल फोर्स होती है, नियो लेमार्किज्म ने उसको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। क्या बोले? दैट देयर इज नो रोल ऑफ लेमार्क ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स। ऐसा कोई इंटरनल वाइटल फोर्स है ही नहीं। क्या बोल के जा रहे थे लेमार्क वाले कि एक इंटरनल वाइटल फोर्स है फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स को ग्रो करने में मदद करती है। पर यहाँ पर क्या हुआ, इसको बिल्कुल ही गलत बोल दिया और क्या बोला कि इंटरनल वाइटल फोर्स जैसा कुछ है नहीं और ये कोई रोल प्ले नहीं करती है।
फिर नियोलिमार्किज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि जो वेरिएशंस हम ये कहकर जा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी, वो कैसी होगी, वो या तो किन में होगी, वो या तो जर्म सेल्स में होगी। जर्म सेल्स माने गमीट्स, जर्म सेल्स माने गमीट्स, तो या तो वेरिएशन इनमें होंगे या फिर वेरिएशंस उनमें होंगे जो कि क्या बनाएंगे, उन सोमैटिक सेल्स में अगर वेरिएशन हो गए जो जर्म सेल्स बनाने वाले हैं, अगर इन सोमैटिक सेल्स में वेरिएशन हो गए तो क्या होगा, वेरिएशन आगे वाली जनरेशन में जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या बोला गया कि वेरिएशंस विच अफेक्ट germ cells or somatic cells giving rise to germ cells are passed on to offsprings, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी अभी भी ये जो शुरू के जो दो नियोलिमार्किज्म के पॉइंट्स थे कि वेरिएशंस आगे जा रहे हैं, पर सवाल ये उठ रहा था, क्वेश्चन अभी भी मार्क किया था कि वेरिएशंस होते कैसे हैं, इसका आंसर अभी तक नहीं मिला। फिर इसका आंसर नहीं मिला कि भाई कुछ वेरिएशंस तो एक पॉपुलेशन को फेवर करते हैं और वहीं दूसरी वेरिएशंस की वजह, उसी वेरिएशन की वजह से दूसरी पॉपुलेशन मर जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। क्यों डायनासोर्स मर गए, क्यों आज हमें डायनासोर्स देखने को नहीं मिलते? और उसी टाइम के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, एम्फीबियंस हैं, हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, हमारे बहुत सारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब हमारे को आज देखने को मिल रहे हैं। उसी पीरियड के कुछ ऑर्गेनिजम्स आज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसी पीरियड के डायनासोर्स हमारे को नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे झोल है बाबा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर झोल है। तो यहाँ पर हमारे पास में फिर कौन आए? डार्विन आए और उनके साथ में अल्फ्रेड वॉलेस आए। उन्होंने अपने नेचुरल सिलेक्शन के अलग सारे बहुत सारे चैप्टर दिए। उन्होंने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की अलग थ्योरी दी कि भाई क्या होता है, कुछ वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशंस इनहेरिट करे जाते हैं, उन वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, वो वेरिएशन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे कि क्लाइमेट, फूड, टेम्परेचर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को या पॉपुलेशन को फेवर करती है, तो दूसरे को वो क्या करती है, फेवर नहीं करती है, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये कौन समझा के गया? ये डार्विन समझा के गया। लेकिन बैकग्राउंड में कुछ था। बैकग्राउंड में जब डार्विन क्या काट रहे थे, चक्कर काट रहे थे, 5 साल तक पूरे वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे, उसी टाइम में जो डार्विन बोल रहे थे वो कोई और काम कर चुका था। तो यहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं, हमारे थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस ने क्या बोला? थॉमस मैल्थस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली। क्या? कि जो पॉपुलेशन है ना अपनी, थॉमस मैल्थस ने क्या बात बोली कि जो अपनी पॉपुलेशन है वो अनचेक्ड ग्रो कर सकती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। कैसे ग्रो कर सकती है? अनचेक्ड, मतलब उसको अगर कोई चेक नहीं लगा जाए तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। यही होता है एक्सपोनेंशियल कर्व, है ना। लेकिन अगर आपकी जो पॉपुलेशन है, अगर आपकी क्या है, जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होगा? मान लो आपको ग्रो करना है, तो आपको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ऐसा सोचो। अपने आप को यहाँ रख के देखो कि भाई मुझे ग्रो करना है, तो मुझे ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होगा? खाना चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा, रहने के लिए जगह चाहिए होगी, फूड एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, यस और नो। तो यहाँ पर जो फूड था हमारा, जो शेल्टर था हमारा, और ये सब जो चीज़ें हैं हमारी, एनर्जी हमारी, ये सब जो ग्रो कर रही हैं, ये सब जो अवेलेबल हैं, वो कैसी हैं? अरिथमेटिक हैं। कैसी हैं? अरिथमेटिकली ग्रो करती हैं। अब जब ये कम हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हो गए, खाना लिमिटेड है, तो क्या होगा? आपकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या करेगी? स्टेबल होएगी। तो ये क्या अटेन हो गया? प्लेट्यू अटेन हो गया। जितनी पहले ग्रो कर रही थी, जितनी पहले क्या कर रही थी, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी, क्योंकि फूड और शेल्टर में क्या है? स्कैरसिटी है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को कॉम्पीट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए, ताकि उनको एनर्जी मिले, खाना मिले और वो ग्रो कर सके। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो थॉमस मैल्थस क्या बोल के गए कि थॉमस मैल्थस बोल के गए पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली अनचेक्ड, अनचेक्ड ग्रो कर सकती है।
लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। फूड जो है वो अरिथमेटिकली ग्रो करता है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाती है, प्लेट्यू होने लगती है, स्टेबलाइज होने लगती है। और मान लो तुम ये कहो कि भाई पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, पॉपुलेशन भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है एंड हमारा फूड भी कंज्यूम होता जा रहा है, तो फूड तो थोड़े टाइम में आके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फूड थोड़े टाइम में आके क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा एंड देयर विल बी एन इम्बैलेंस। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक तरीके का इम्बैलेंस आ जाएगा। लोग ज़्यादा, खाना कम। क्या लगेगी लोगों को, भूख लगेगी, हंगर लगेगी। अब लोग ज़्यादा तो बीमार भी ज़्यादा, तो बीमारियाँ फैलेगी, और जो हमारे मेडिकल रिसोर्सेज है वो कम, तो एपिडेमिक फैलेगी, वॉर आएगा, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी आ सकता है जो पॉपुलेशन को क्या करके जाए, पॉपुलेशन को कम करके जाए। तो थॉमस मैल्थस बोल के गए यहाँ पर कि जो नेचर है वो चेक करेगी, कंट्रोल करेगी पॉपुलेशन साइज पे, विच आर नियरली स्टेबल, और वो स्टेबल रखेगी उसको। कैसे रखेगी, या तो हंगर होगा, या फिर एपिडेमिक होगी, या फ्लड्स आएंगे, या वॉर होगा, या अर्थक्वेक होगी। किसी भी तरह से पॉपुलेशन को नेचर चेक करके जाएगा, क्योंकि नेचर की, अर्थ की भी अपनी एक क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। ये आप आगे चैप्टर्स में जाके पढ़ोगे। अर्थ की भी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है कि कितने लोगों को वो कैरी कर सकती है, कितने लोगों को वो फीड कर सकती है। आ रही है बात समझ में। तो ये सारा काम एक ऐसे में लिखकर मैल्थस ने रखा था, और मैल्थस के इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे फैक्टर्स क्या थे, ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव फैक्टर्स थे जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करके जा रहे थे। आ रही बात समझ में। और ये सारा काम मैल्थस ने अपने एक ऐसे में लिख के पब्लिश करा दिया, एक बुक में पब्लिश करा दिया। अब इस ऐसे को किसने पढ़ लिया, इस ऐसे को पढ़ लिया डार्विन ने। और डार्विन लग गए किसमें, अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी लिखने में। ठीक है। अब डार्विन ने क्या किया, डार्विन अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी लिख रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस किए। अब वो 5 साल पूरी दुनिया घूमकर आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो भाई बंदा ऑब्जर्व करके आया होगा। तो डार्विन के पास में 5 ऑब्जर्वेशंस थे। ऑब्जर्वेशन 1 ये था कि जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली मल्टीप्लाई हो सकती थी या हो रही थी, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि धीरे धीरे फिर पॉपुलेशन क्या होती थी, स्टेबलाइज भी होती थी, स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टेबलाइजेशन भी होता था पॉपुलेशन का अपने आप ही। एंड तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया, तीसरा ऑब्जर्वेशन किया कि जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज थे। आ रही है बात समझ में। इसको चलो एक बॉक्स में डाल देते हैं, आ जाओ। ये हमने डाल दिया इसको एक बॉक्स के अंदर। ये तो 3 ऑब्जर्वेशंस हो गए। और 2 ऑब्जर्वेशंस क्या थे, डार्विन के ऑब्जर्व किया डार्विन ने कि पॉपुलेशन धीरे धीरे चेंज हो रही थी। देयर वाज स्पीशीज गेटिंग क्रिएटेड। उन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट में चेंज आया, इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। हमने जब क्या पढ़े थे, चार्ल्स डार्विन की फिंचेस पढ़ी थी गैलापागोस आइलैंड में, तो उन्होंने क्या बोला था, एक चिड़िया थी, उसी चिड़िया से क्या ओरिजिनेट हुई, अडेप्टिव रेडिएशन में बहुत सारी चिड़िया अलग अलग ओरिजिनेट हुई। सब में क्या थे, डिफरेंट बीक थे। डायग्राम याद है आपको, सेमी सर्कल वाला डायग्राम याद है, जिसमें कोई फ्रूट ईटर था, कोई सीड ईटर था, कोई इंसेक्ट ईटर था, कोई कैक्टस फीडर था, कोई वुड पेकर था। तो हमने इनको कैसे किया कि जो उनकी नीड है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बीक्स को मॉडिफाई कर लिया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, वेरिएशन देखने को मिला, है ना। और 5वां ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या था, दैट दिस वेरिएशन वॉज इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन,
कि जो वेरिएशन काम आ रहा है, काम आना मतलब जो वेरिएशन सर्वाइवल में मदद कर रहा है, जो वेरिएशन सर्वाइवल में मदद कर रहा है वो काम का वेरिएशन है कि नहीं है। अब ऐसा कोई वेरिएशन हो जो तुम्हारे को मार के चला जाए, तो तुम्हारे को ठंडी में बचाए ना, तो क्या वो काम का वेरिएशन हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। वो वेरिएशन जो सर्वाइवल दे के जाए वो काम का वेरिएशन है। ये एक अलग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन था। किसका था ये ऑब्जर्वेशंस? किसके हैं? डार्विन के हैं। कब के हैं? जब वो 5 साल अपनी HMS बीगल शिप के ऊपर वर्ल्ड के चक्कर लगा रहे थे। ही वॉज ऑन अ वर्ल्ड टूर, यस और नो? नेचुरलिस्ट थे, नेचर ऑब्जर्व कर रहे थे, सही भी बात है। फिर इन ऑब्जर्वेशंस थे, उन्होंने क्या दिए? उन्होंने 2 इन्फरेंसेस दिए। अब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसका इन्फरेंस निकालते हैं, फिर उसका हम आउटपुट दे देते हैं या प्रोडक्ट दे देते हैं या रिजल्ट दे देते हैं। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन किसके थे? ये डार्विन के ऑब्जर्वेशन थे। इससे इन्होंने क्या निकाले? इससे इन्होंने निकाले कुछ इन्फरेंसेस। इन्फरेंस नंबर 1 वाज, उन्होंने ये नोटिस किया कि जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पॉपुलेशन स्टेबल भी हो रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, तो एक इन्फरेंस ये था उनका, इन्फरेंस नंबर 1, दैट देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अगर जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन तो करना पड़ेगा। और आपके क्या अंदर हो रहे हैं? वेरिएशन भी हो रहे हैं। तो ये वेरिएशन क्या कर रहे हैं? इन्फरेंस नंबर 2, ये वेरिएशन लीड करके जा रहे हैं टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये करके जा रहे हैं। यस और नो? 2 इन्फ्रेंसेस हमारे पास आए ना, कि एक तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा। वेरिएशन हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं वेरिएशन, दे गिव सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। एंड इन्हीं सब इन्फ्रेंसेस के जो हमारे क्या हैं, इन्हीं सब इन्फ्रेंसेस के हमारे जो आउटपुट निकले या जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट क्या था? व्हाट वाज द रिजल्ट? व्हाट वाज द रिजल्ट? मुझे तो रिजल्ट बता दो आप लोग, रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर? दैट एंसेस्टर्स से क्या बनेगी? एक नई पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशी, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो ये सब किसने स्टडी किया? ये सब स्टडी किया चार्ल्स डार्विन ने ऑन हिज वर्ल्ड टूर। अगर ये कहानी तुम याद रखोगे ना तो तुम्हारे को पूरा डार्विनिज्म याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? आओ देखते हैं। तो डार्विन क्या बोल के गए? रैपिड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन लिमिटेड फूड एंड स्पेस। तो फूड एंड स्पेस के लिए क्या होती थी? स्ट्रगल होती थी। अब ऑर्गेनिजम्स में क्या आने लगे? वेरिएशंस आने लगे। वेरिएशंस कौन से होंगे? जो नेचुरली सिलेक्टेड होंगे, मतलब कि जो सर्वाइवल होने में मदद करने में मदद करेंगे, जिंदा रहने में मदद करेंगे, उन्हीं का तो क्या होगा? कैरी होंगे, तो वो आगे इनहेरिट करे जाएंगे, और जब इनहेरिट होंगे तो नई स्पीशी का फॉर्मेशन होगा। यही थी हमारी कंप्लीटली डार्विनिज्म। बात समझ में आ रही है? इससे समझ में आया तुम्हारे को डायग्राम से कि हमारा डार्विनिज्म क्या है। अब तुम्हारे को लगता है कि डार्विन को जो थ्योरी है वो कोई ना कोई तो की कंपोनेंट्स पे बेस्ड होगी, है ना? कोई ना कोई तो की कंपोनेंट्स पे बेस्ड होगी, जिनमें से एक की कंपोनेंट क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। एक की कंपोनेंट था नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर उसी को सेलेक्ट करके जाएगी जो कि फिट होगा सर्वाइव करने के लिए, जो कि क्या होगा? फिट होगा सर्वाइव करने के लिए, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा, ब्रांचिंग डिसेंट। ऐसा नहीं है, जो हमारा एवोल्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि ये एक स्टेयर है और यहाँ से भाई एक ए स्टार्ट हुआ, फिर ए ने बी ही बनाया और बी ने सी ही बनाया और सी ने डी बनाया और डी ने ई बनाया और ई ने एफ बनाया। क्या आपको एवोल्यूशन ऐसा लगता है? ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए में कुछ वेरिएशन आए तो उसने बनाया बी, अब बी में कुछ वेरिएशन आए, बी में क्या आए? कुछ वेरिएशन आए, ठीक है? बी में क्या आए? कुछ वेरिएशन आए, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि बी सी बनाए। बी से 2 स्पीशीज़ भी तो बन सकती हैं, सी और डी। और डी में हो सकता है वेरिएशन आने की वजह से, क्योंकि स्ट्रगल चलेगी ना, स्ट्रगल होगी फॉर एग्जिस्टेंट,
तो डी में भी वेरिएशन आएगा। हो सकता है कि डी से क्या बन जाए, डी से और 3 बन जाए। तो ये क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रहा है, और ये क्या है, डिसेंड हो रहे हैं। ए इज द कॉमन एंसेस्टर, लेकिन बी सी डी और आगे जो बन रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई जी, ये सब क्या है, डिसेंडेंट्स हैं। तो जो डिसेंडिंग है वो कैसी है, ब्रांचिंग है। इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, इट्स अ रैंडम प्रोसेस। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है कि भाई डार्विन क्या है, हमारे बहुत धुरंधर हैं, 30 मार्क हाँ है बिल्कुल, उनको कोई वीकनेस नहीं होगी उनके पोस्टुलेट्स में, डार्विनिज्म में। लेकिन ऐसा नहीं था। डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने मेंडल के काम को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया बिल्कुल। उन्होंने ये मेंडल का काम सुना ही नहीं कि कोई जीन्स होते हैं, कोई क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके ऊपर कोई कैरेक्टर्स होते हैं, वो किसी प्रोटीन फॉर्मेशन को या किसी फिनोटाइप को गवर्न करके जाते हैं, उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो डार्विन के काम में कहीं भी नॉलेज ही नहीं थी हेरिडिटी की या फिर इनहेरिटेंस की। तो डार्विन का काम लैक करता था, किसमें लैक करता था, ऑन द नॉलेज ऑफ हेरिडिटी। और डार्विन ये तो बोल के चले गए कि भाई वेरिएशन होते हैं, लेकिन वेरिएशन कैसे होते हैं, वेरिएशन कैसे होते हैं, वेरिएशन कहाँ होते हैं। चलो मान लिया कुछ अपने अंदर है जिसने अपने अंदर कुछ एक्सप्रेशन करा दिया, लेकिन उसको भी तो नहीं मान रहे थे। मेंडल ने जो काम किया उसको भी नहीं माना डार्विन ने। वेरिएशन कैसे होते हैं ये भी नहीं समझा पाए, साथ ही में वो ये भी नहीं समझा पाए। अब वेरिएशन ही नहीं समझा पाएंगे तो वो ये कैसे बताएंगे कि नई स्पीशी कैसे बनी। सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्पीसिएशन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्पीसिएशन। साथ ही में उन्होंने मेंडल के जो जीन्स और फैक्टर्स की स्टोरी थी, पूरी जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके पाइसन सटाइवम पे, उनको कंप्लीटली इग्नोर किया। फिर उन्होंने बोला डार्विन के काम में और क्या कमी थी कि यहाँ पर ओवर स्पेशलाइजेशन हो रहा था कुछ ऑर्गन्स का, कुछ ऑर्गन ज़्यादा ही स्पेशलाइजली काम कर रहे थे और कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स थे। और कैसे कैसे सरवाइव कर रहा था फिटेस्ट, ये तो हमें बता ही नहीं पाए। बस हमें ये पता था कि कुछ चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो अच्छा चेंज हुआ, और अच्छा चेंज नेक्स्ट जनरेशन में आ गया, उसको सर्वाइवल मिल गया। तो जो डार्विन का काम था ना, वो बहुत ही सुपरफिशियल काम था, ऊपर ऊपर का देखा हुआ काम था। लेकिन अंदर का डीप काम कि ये जो चेंज आ रहा है, वेरिएशन हो रहा है, ये आखिर में म्यूटेशन है। और ये कौन करके गया हमारे, ये हमारे करके गए एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था ह्यूगो डी व्रीज, और उन्होंने अपनी म्यूटेशन थ्योरी में ये सारी चीज़ें कवर करी। एंड उसके बाद आई हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिस मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी चल के जा रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।